नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो ये हम अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। इसको जो है पिछले वीडियोस जितने भी हो चुके हैं, प्लीज़ अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। आपसे पूछा गया है सही कथन का चयन करें। दो स्टेटमेंट हमारे पास है। तो यहाँ पे बुक का फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये किस डायनेस्टी से संबंधित हुए, तो आप जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जैसे आप विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में जो कुल 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडू, ठीक है। तो सबसे पहले जो है संगम है, तो इसके ये संस्थापक हरिहर बुक्का का नाम आपने शायद जो है पढ़ा होगा, ठीक। तो अब उन्हीं के रेफरेंस में देखें कि जो बुक्का प्रथम थे, है ना, इन्होंने क्या हुआ कि अपने शासनकाल में एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा, ठीक है। तो उस समय आप जानते हैं कि कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो उसी क्रम में बुक्का फर्स्ट ने भी जो है यहाँ पे अपना एक डेलीगेट जो है उनके डायनेस्टी का चाइना भेजा था, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट इनके बारे में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इसके बाद बात करें सेकंड स्टेटमेंट, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक, है ना, यहाँ पे थोड़ा अशुद्ध लिखा है तो कोई बात नहीं, समझ जाएगी। तो विजयनगर राज्य के बुक्का प्रथम के शासनकाल में आया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम देखेंगे अब्दुल रज़ाक का टाइम पीरियड, तो ये देवराय जो सेकंड थे ना, उनके टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक। इसको यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों भाषाओं में हम देखते हुए चलेंगे सारी चीज़ों को। देखिए अभी हमने आपको जो बताया बेसिक्स इन्फॉर्मेशन कि हरिहर और बुक्का जो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, किस राजवंश से संबंधित थे। तो अभी आपको बताया गया कि कुल 4 डायनेस्टीज थी, तो ये हो जाएंगे किससे, संगम से, ठीक। ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसका टाइम पीरियड हो सके तो आप ध्यान रखिएगा 1336 से लेकर के अराउंड 1485 तक, ठीक। इसमें देखें गलत कथन का चयन करना है, 2 स्टेटमेंट है। अब देखिए तुलुव वंश की यहाँ पे बात की जा रही है कि कृष्णदेव राय तुलुव वंश के तीसरे शासक थे और इन्होंने ही स्वयं एक महाकाव्य तेलुगु कविता जो है, इसका नाम है अमुक्तमाल्यदा, इसकी रचना की, ठीक। तो तेलुगु कविता और ये दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। देखिए जो तेलुगु कविता का यहाँ रूप दिया गया अमुक्तमाल्यदा को, ये बेसिकली एक इनके जो कृष्णदेव राय के जो राजनीतिक विचार थे, इसके अलावा जो प्रशासनिक नीतियां थी, उन सब की डिटेल इसमें की गई थी। और देखेंगे पूरे विजयनगर एम्पायर जो आप पढ़ते हैं उसमें सबसे फेमस जो रूलर हुए कृष्णदेव राय, ये हुए, ठीक है। इनका टाइम पीरियड हो सके तो ध्यान रखा करिए 1509 से 1529, ठीक। और जैसे इनके ही दरबार में तेलुगु के 8 ये विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था ना। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो इनके बारे में लगातार आपसे पूछा जाता है, ठीक। आगे देखें शाहमीर वंश का शासक या संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो शाहमीर वंश देखेंगे जो वर्तमान हमारा कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसका जो फाउंडर था उसका ही नाम था शाहमीर, ठीक। और अराउंड 1339 AD में इसकी जो फाउंडेशन है ना, उसके द्वारा की गई और कश्मीर का ये पहला मुस्लिम शासक बना था, ठीक है, शाहमीर, इसका नाम ध्यान रखिएगा। मतलब अगर एग्जैक्ट नाम पूछेंगे तो शमशुद्दीन शाह करके नाम था, हो सके तो इसे भी ध्यान रखें, ठीक। इसको देखें श्रीनगर की जामिया मस्जिद, माफ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे श्रीनगर में जामिया मस्जिद जो स्थित है, सार्वजनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, ठीक। और इसको किसके संरक्षण में बनाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहले एक जानिए थोड़ा सा, सार्वजनिक वास्तुकला बेसिकली क्या होती है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर होता था और उसके बाद देखेंगे तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो उदय हुआ लगभग ये सल्तनत पीरियड के एंड में, ठीक है। तो वहाँ से जो ये वास्तुकला निकली, एक तरह का कह लीजिए मिश्रण थी, है ना, उसको सार्वजनिक वास्तुकला के नाम से जानते हैं। और इसका ही एक एग्जाम्पल है जामिया मस्जिद जो श्रीनगर में बनी। तो सुल्तान सिकंदर बुतशिकन, है ना, इसके संरक्षण में इसको बनाया गया। और अगर हम इसके टाइम पीरियड की एग्जैक्टली बात करेंगे तो अराउंड जो है 1404 में इसका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये, मतलब आर्किटेक्चर वाली चीज़ें भी चूंकि पूछी जाती हैं आपसे।
किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? ठीक है, जैसे मुगल डायनेस्टी में आप उस अकबर को जानते होंगे, ठीक है, तीसरे मुगल बादशाह जो हुए, उसी प्रकार से कश्मीर के रीजन में यहाँ पे ये सुल्तान जैनुल आबदीन है ना, इनको जाना जाता है कश्मीर का अकबर। इनका अच्छा टाइम पीरियड क्या कोई बताएगा? पहले ये बताया गया है कब से कब तक इन्होंने शासन किया। आगे देखें, जौनपुर शहर के बारे में सही कथन चुनना है। तो हिस्टोरिकली जौनपुर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी रहा मिडिवल पीरियड में। तो पहला स्टेटमेंट है, ऐतिहासिक रूप से इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये जो यहाँ पे टैग है इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कथन इसके बारे में ठीक है। दूसरा है, इस शहर की स्थापना 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जिसने अपने चचेरे भाई जौना खान, ठीक है, जौना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक, तो उसकी याद में इसका नाम जौनपुर रखा गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 13वीं शताब्दी जो यहाँ पे लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी फाउंडेशन जो हुई थी अराउंड 1359 में हुई है ना। तो ये कौन सा सदी हो जाएगा? 14वीं शताब्दी। ठीक, तो इस वजह से सिर्फ पहला सही है। आगे देखें, गोल गुम्बज के डिज़ाइनर कौन थे? गोल गुम्बज कहाँ पे है? जो है ये वर्तमान जो कर्नाटका है। ठीक, ये बेसिकली ये मकबरा है किसका? मोहम्मद आदिल शाह का, जो कि इसके सुल्तान थे, बीजापुर किंगडम जो होता था। ठीक, और इसका जो कंस्ट्रक्शन कह लीजिए कंप्लीट हुआ था अराउंड 1656 में। ठीक, तो इसका जो कह लीजिए यहाँ पे डिज़ाइनर आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे दाबुल का याकूत कह लीजिए। ठीक है, दाबुल जो एक जगह है, ठीक, तो वहाँ के जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं। आगे है ग्वालियर, यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश में जो स्थल है, इसमें गुजरी महल और मन मंदिर महल, ये दो मॉन्यूमेंट्स, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इस रीजन में मान सिंह तोमर काफ़ी फेमस जो है किंग रहे, इनके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। दो स्टेटमेंट हमारे पास फिर से है। सीजर फ्रेडरिक, इसके बारे में गलत कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है वह एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक, तो ये बिल्कुल ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जो ये फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। और वह तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर आया था। ठीक है, तो विजयनगर में जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं उसकी लिस्ट देखिएगा, और बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद आया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। तालीकोटा का बैटल काफ़ी फेमस है, ये आपको पता होनी चाहिए। 1565 में हुई थी 23 जनवरी को। ठीक, किसके मध्य हुई थी? आपका जो ये विजयनगर एम्पायर है और जो इधर दक्कन सल्तनत में जितनी भी अलायंसेस थी, ठीक है, इनको मान लीजिए, इनके मध्य ये हुआ था। ठीक, तो इसमें दोनों सही है, गलत कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये बेसिकली एनवायरनमेंट की दिशा में है ना, जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए जो सबसे अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर जो NGOs हैं, ठीक है, और अन्य इंस्टीट्यूशंस, इनको दिया जाता है। और इस्टेब्लिश किया गया था इसको UNEP के द्वारा। ठीक, आगे देखिए, ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीवन की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? ठीक, तो वही जो है वाइल्ड लाइफ को कह लीजिए प्रोटेक्ट करने की दिशा में जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, इससे संबंधित है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। बी विकल्प को चुनेंगे। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़िएगा। 1731 के अराउंड जो है राजस्थान के जोधपुर के किंग हुआ करते थे, तो उस समय पे कुछ ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए पेड़ों से संबंधित कुछ इवेंट हुआ था, तो वहीं से आगे चल करके यहाँ पे इसमें ये काफ़ी फेमस थी अमृता देवी, इनके नाम पे ये अवार्ड स्टार्ट है। इसको थोड़ा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा चाहे तो। भारत में रामदेव मिश्रा को इसमें से किस चीज़ के लिए उसका जनक माना जाता है? ठीक है, तो भारत में इकोलॉजी है ना, पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। ठीक, एनवायरनमेंट की जो NCERT है उसको पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में इनके बारे में चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, वहाँ से एक बार देखिएगा। देखें, खासी पहाड़ियों में पवित्र उपवनों के लिए सामान्य शब्द इसमें से कौन सा है? तो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं आप जानते होंगे, मेघालय में। तो बेसिकली जो हमारे ये घने जंगल हैं इस तरह के एरियाज़ में, वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा ये हमारे जंगलों को मतलब एक तरीके से पवित्र उपवन के रूप में माना जाता है। ठीक, तो वैसे उसी प्रकार से जो खासी हिल्स हैं वहाँ के जो हमारे ये फॉरेस्ट हैं उसमें जो ये पवित्र उपवन जितने भी माने जाते हैं उसको कहा जाता है ला लिंगदोह। ठीक, ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पर ये आपका ये जयंतिया जो हिल्स है, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है, ज़रा एक कॉमेंट करके बताइए। ये चीज़ें आपको पहले भी इसमें सब बताई गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना? ठीक है,
तो ये पहले भी बताया गया है, 2008 वाली जो हमारी क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसमें कुल 8 मिशन थे, ठीक है। 8 में से यहाँ पे एयर पोल्यूशन मिटिगेशन मिशन जो है ये इसमें नहीं है, ठीक। बाकी इसकी लिस्ट एक बार देख लें। अब है कि इनमें से कौन से औषधि प्राप्त करने के स्रोत हैं, ठीक। जहाँ से भी हम मेडिसिन प्राप्त करते हैं जो हमारे बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम आती है, अगर हम उसके सोर्सेज देखें तो एनिमल्स और प्लांट्स सबसे बेसिक सोर्स हमारे यही हैं, ठीक। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। और कृत्रिम रूप से संश्लेषित पदार्थ, तो कई सारे पदार्थों को है ना आर्टिफिशियली कह लीजिए लैब वगैरह में सिंथेसाइज करके उससे जो चीज़ें बनती हैं, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं हमारे मेडिसिन को कह लीजिए ऑब्टेन करने के। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, मलेरिया के इलाज के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक। तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे भी देखा होगा आपने कि इस दवा की जो फर्स्ट वेव थी बहुत सारी डिमांड हो गई थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। तो ये व्यापक रूप से मलेरिया में यूज़ किया जाता है। और आप जरा हमको ये बताएं कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है। ये कम से कम 2500 बार तो इस वाले सीरीज में बताया गया है आपको। आगे देखें, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हेडक्वार्टर किस ईयर में फाउंडेशन हुई थी, और कई बार वर्तमान में जो उसके चीफ होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जो ग्रीन पीस है, ठीक है, इंटरनेशनल बेसिकली एक प्रकार का इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो दिशा में कार्य करता है। कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक बार डिटेल में देखें। और फाउंडेशन इसकी हुई थी 1972 में, और वर्तमान में देखेंगे जो ये मुख्यालय है इसका एम्स्टर्डम में है, ठीक है। वो कहाँ पे है, नीदरलैंड, यूरोप। आगे देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पूर्ण सुरक्षा और अपराध का प्रावधान है, ठीक। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप जानते हैं 1972 में सबसे पहले बनाया गया, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य उस समय ये था कि जो इलीगल किलिंग्स होती थी वन्यजीवों का या उसके खाल या मांस के व्यापार होते थे उस पर रोक लगाया जा सके, ठीक है। इस उद्देश्य के साथ इसको स्टार्ट किया गया। तो इसमें जो है अब देखेंगे कुल 6 अनुसूचियां हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की सुरक्षा वन्यजीवों को प्रदान की जाती हैं। तो उसी में पूछा गया है कि किस अनुसूची में पूर्ण सुरक्षा है वाइल्ड लाइफ के लिए, और अपराध अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर उसकी सजा का प्रावधान होगा। तो ये हमारा शेड्यूल 1 और 2 यानी अनुसूची 1 और 2, पहला और दूसरा विकल्प इसमें हमारा जो है वो ठीक होगा यहाँ पे, ठीक। तो इसमें क्या है कि अगर इस शेड्यूल में जो हमारे वन्यजीव रजिस्टर्ड हैं उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा कार्य करता है, मतलब इस दोनों अनुसूची के प्रावधान होगा, तो इसमें न्यूनतम जो है 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और 10,000 रुपये तक का इसमें ये फाइन या जुर्माना लगता है, ठीक। और बाकी जो और 4 अन्य बचती हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। आगे है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण किस वर्ष में जारी किया गया था, ठीक है। हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी वनों के लिए, सबसे पहले आज़ादी के बाद देखेंगे तो 1952 में सबसे पहली बार आई, और जो सेकंड एडिशन हुआ था ये 1988 में, ठीक। और एक एसोसिएटेड फैक्ट अगर हो सके तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय वन आयोग जो है उसके गठन की जो शुरुआत है मतलब ये 2003 में हुई थी। भारतीय संविधान का संक्षिप्त शीर्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंतिम पार्ट है उसका नाम ये है शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट एटसेट्रा, ऐसे करके एक पार्ट है। तो उसका आर्टिकल देखेंगे हम 393, है ना। वहाँ पे जो मतलब शॉर्ट टाइटल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है ना यूज़ हुए हैं या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें मेंशन है। तो आर्टिकल्स इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे 393 की वर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बताता है, ठीक। तो ऐसे हमारे जो स्पेशल ये मतलब मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है, जैसे कांडला वगैरह हो गए, विशाखापट्टनम, ठीक, और जो हमारा अन्य एयरपोर्ट्स हो गए, तो इनके बारे में विशेष प्रावधान करने के लिए आर्टिकल 364 में डिटेल है। आगे देखिए, 320 नंबर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो उसका विषय वस्तु क्या है। तो हमारा जो पब्लिक सर्विस वाला ये भाग है उसमें देखेंगे 315 से लेकर के 323 के मध्य जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं भारत में उसके बारे में डिटेल है। तो 320 में क्या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन क्या क्या होंगे, है ना। इसमें देखें सरकार के अधिकार और दायित्व, इनका जो अनुबंध है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए सरकार की हमारे लोगों के प्रति, हमारे इंस्टीट्यूशंस के प्रति जो लाइबिलिटीज़ हैं और ये सब चीज़ें जो यहाँ पे कही गई हैं, तो इसका प्रावधान मिलेगा आपको इसमें 299 में,
देखिए जो भी आर्टिकल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ विशेष जैसे ये मतलब ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, पहले इनसे नहीं आया, परंतु हाल फिलहाल जैसे जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं तो उससे संबंधित चीज़ें आगे पूछे जाने की संभावना होती है, तो उससे संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। तो प्लीज़ इनके कम से कम जो पार्ट्स हैं और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेदों के बारे में जानकारी है वो देखिएगा जरूर एक बार। आगे है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सेटअप के पहले देखेंगे, सबसे पहला लोकल लेवल पे जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था भारत में वो यही था, CDP, ठीक। तो इसकी स्टार्ट जो ईयर है 1952, ये पहले भी बताया गया आपको। दो स्टेटमेंट है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, आपको पता होगा। उसी के बाद जैसे कई सारी जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ये चकबंदी वगैरह वाले सिस्टम होते हैं, है ना, तमाम तरह के सुधार भूमि में किए गए। तो उसी में देखेंगे पहला स्टेटमेंट कि इनका उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि करने वाली या कृषि योग्य भूमि जो है वो उपलब्ध कराना उद्देश्य था। तो ये बिल्कुल ठीक है ना। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो उसको कहीं ना कहीं कम करके सबके लिए लैंड अवेलेबल हो सके, खास करके एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक, ये इसका उद्देश्य था, मतलब ये उद्देश्य था, ठीक। और दूसरा है, इसके परिणाम स्वरूप खेती के रूप में नकदी फसलों के प्रमुख रूप की खेती हुई। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उस समय देखेंगे इंडिया जो है फूड सिक्योरिटी से जूझ रहा था, तो खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो हम कैश क्रॉप कहाँ से उगाएंगे, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंटली देखेंगे तो वहाँ पे गेहूँ, चावल या इस तरह की जो एडिबल चीज़ें हैं उसका उत्पादन किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में काम के बदले भोजन, है ना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? तो ये इमरजेंसी के बाद देखेंगे 77-78 का प्रोग्राम है। इसमें देखें कौन सी तेल रिफाइनरी असम राज्य में स्थित है। ऑयल रिफाइनरीज जो फेमस हैं उनके बारे में कम से कम स्टेट पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है आपसे। असम राज्य में देखेंगे तो नुमालीगढ़, बोंगईगांव, डिगबोई, ये तीनों हैं। इसमें तातीपाका जो है ये नहीं होगा। तातीपाका कहाँ पे है? इसमें आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो कि इंडियन ऑयल की 6वीं रिफाइनरी थी भारत में। इंडियन ऑयल कंपनी आप जानते होंगे, इसके द्वारा ऑपरेटेड है और 6th रिफाइनरी थी। तो ये किस वर्ष में चालू की गई? तो ऑपरेशन या कह लीजिए कमीशन हुआ था ये ऑयल रिफाइनरी 1982 में। भारत का पहला पन बिजली संयंत्र शिव समुद्रम, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहाँ पे जो पानी से बिजली उत्पन्न करने का कह लीजिए संयंत्र स्थापित किया गया, शिव समुद्रम, वो किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी पे है ये, और अराउंड जो है 1905 में ये बनाया गया। एक जीके टाइप क्वेश्चन ये भी है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसमें से कौन सी है? तो ये सारी की सारी महाराष्ट्र में ही है, कोयना हो जाएगी, ठीक है, सी विकल्प। और जरा ये बताएं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है? आगे है भादला सौर ऊर्जा पार्क, भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है और किस राज्य में स्थित है? तो जो लार्जेस्ट सोलर पार्क्स हैं इनकी लिस्ट भी देखिएगा, उसमें से ही एक है भादला और ये राजस्थान में है, ठीक है, जोधपुर में। अब देखें बिजली संयंत्र जितने भी प्रकार के होते हैं उसमें से ही एक की परिभाषा यहाँ पूछी गई है कि एक ऐसा बिजली संयंत्र जहाँ बिजली बनाने के लिए क्या होता है कि टरबाइनों को चलाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे वो देखा होगा आपने, टरबाइन्स होते हैं तो उनको रोटेट कराना है, ठीक, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए या फिर जो भाप बनानी है ना, उससे कुछ एनर्जी हमें चाहिए जिससे टरबाइन चले आगे। तो इन सब एनर्जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आगे देखिए लिखा है ना कि आवश्यक ऊष्मा को ईंधन जला करके प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको ईंधन जलाना पड़ेगा, कुछ एक प्रकार का फ्यूल। तो इसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है या कह लीजिए इसे कौन सा संयंत्र कहा जाता है? तो ताप विद्युत संयंत्र, यानी कि थर्मल पावर प्लांट, यानी कि जो ऐसे हमारे प्लांट्स किससे मेजरली चलते हैं? कोल से, कोयले से, जैसे NTPC वगैरह के आपने देखोगे प्लांट्स, ठीक है। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य प्रकार के यहाँ पे जो लिखे हैं संयंत्र, इनके बारे में आप नाम से ही पढ़ के समझ सकते हैं। आगे देखें भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म, है ना, विंड एनर्जी से चलने वाले फार्म्स जहाँ पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही हो, ये तो लार्जेस्ट विंड फार्म ऐसा किस स्टेट में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अब इन विकल्पों में देखें, देखिए ये निम्नलिखित में से पूछा गया है, यानी कि इनमें से ही बताना है कौन सा भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी हैं, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो भारत में सेटअप हुआ है वो है ये तारापुर महाराष्ट्र वाला 1969 में, है ना, यहाँ पे डी में जो लिखा हुआ है। कैगा का वर्ष है 1993 का है ये,
और कलपक्कम जो है ये आपका इसका 84 का है। कूडेनकुलन इसमें सबसे नया हो जाएगा 2002। ठीक, अच्छा सबसे लेटेस्ट कौन सा है, क्या कोई नाम बताएगा ओवरऑल में से? 2 स्टेटमेंट है, गलत को चुनना है। हरित क्रांति के बारे में आप जानते हैं 1965 के अराउंड जो स्टार्ट किया गया, तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो जाहिर सी बात है इसमें देखेंगे हमने कुछ हाई यील्ड की वैरायटीज़ यूज़ की, वीट और पैडी वगैरह की, ठीक, जिसमें प्रोडक्शन हमारा काफ़ी बढ़ा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। परंतु दूसरा जो है देख लेते हैं क्या है। भारत में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी हैं, तो ये भी ठीक होगा, क्योंकि क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा जो हुआ मेजरली जो है कन्फाइंड रह गया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कुछ रीजन इसके राजस्थान के। तो यहाँ इन रीजन्स में देखेंगे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी, परंतु अन्य राज्यों में क्या हुआ, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ना। तो जाहिर सी बात है जो रीजनल वैरायटी ये वेरिएशन है वो आ गया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। दो स्टेटमेंट फिर से हैं, कौन से सही हैं इस बार? ठीक है, सही गलत वाला प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए। अमोनिया और सल्फर के बारे में कहा गया है कि अमोनिया जो कि यूरिया का एक इनपुट है, ठीक, यूरिया बनाने में यूज होता है, तो ये एक मतलब प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है अमोनिया, बिल्कुल ये ठीक है ना। और सल्फर जो कि फॉस्फोरिक एसिड उर्वरक के लिए कच्चा माल है, तेल रिफाइनरियों से प्राप्त होता है, उसका एक उप उत्पाद है, यानी कि सब प्रोडक्ट। जो ऑयल रिफाइनरीज अभी हमने कुछ ऊपर एग्जांपल्स देखे, तो वहाँ पे इसका कह लीजिए बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्शन सल्फर का होता है। तो फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर टाइप में इसका यूज़ होता है, ये भी यहाँ पे लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा यूरिया और यहाँ पे फॉस्फोरिक टाइप ऑफ जो फर्टिलाइजर होता है, दोनों फर्टिलाइजर के रूप हैं, तो उनके रेफरेंस में इंफॉर्मेशन थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए नेशनल हाईवेज जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो 48 नंबर जो हाईवे है किसको कनेक्ट करता है? तो पहले इसको जानते थे NH7 के नाम से, ठीक, और ये जोड़ता है दिल्ली और चेन्नई को, लगभग जो है अराउंड 2800 किलोमीटर का कुछ जो है इसका डिस्टेंस है। सबसे लंबा भारत में जो है कौन सा ये हमारा नेशनल हाईवे है, ये जरा बताएं आप। दिसंबर 2020 में भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा किस मेट्रो सर्विसेज जो है उसने स्टार्ट की? तो दिसंबर 2020 में जो ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेनें हैं सबसे पहले स्टार्ट किया था ये दिल्ली मेट्रो ने। इन विकल्पों में से उस जनजातीय समूह की पहचान करनी है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। हिमाचल के मूल निवासी हैं गद्दी ट्राइब। माइग्रेशन भारत में काफ़ी आम चीज़ है ना, अक्सर देखेंगे आप, हर जगह आपको देखने को ये मिलेगा। तो इसके प्रमुख कारक जो हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं? गरीबी सबसे बड़ा कारक है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग है ना कार्य करने के लिए काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करते हैं, बेहतर हेल्थ सेवाओं के लिए है ना, और शिक्षा के लिए है ही, विवाह से भी महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होती हैं, कई परिस्थितियों में पति पत्नी दोनों ही है ना। तो चारों कारक हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उनके पड़ोसी देशों से विस्तार का सही आरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी डिसेंडिंग ऑर्डर में 55 है ना, तो इसी का उल्टा कर लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। तो विकल्प हमारा नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बी विकल्प हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान लेने वाला प्रसिद्ध भुज भूकंप किस वर्ष में आया था? गुजरात में जो ये भूकंप आया था 26 जनवरी 2001। विश्व के जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या जहाँ पे जिस चीज़ का काफ़ी फेमस प्रोडक्शन होता है, यूपीपीएससी आयोग का फेवरेट टॉपिक है ये भी, उसी में से एक है रूर क्षेत्र। ये किस देश का मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है? तो ये है आपका जर्मनी में। ठीक, इसमें देखें निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है? लार्जेस्ट नोन रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो जैसे प्रोडक्शन वाइज देखेंगे तो गल्फ में कंट्रीज या फिर रशिया वगैरह हो गए, ये सब प्रोडक्शन तो करते हैं, परंतु जो रिजर्व है नोन रिजर्व ये वेनेजुएला में है। ठीक है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री जो है यहाँ पे, इसका नाम ध्यान रखेंगे। आगे है अथाबास्का टार सैंड किसके निक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जगह का नाम है अथाबास्का टार सैंड, इसमें नॉर्दर्न कनाडा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व्स पाए जाते हैं डिपॉजिट्स पेट्रोलियम के।
आगे देखें, लॉरेन, नॉर्मैंडी तथा सेंट्रल मासिफ लौह अयस्क खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइनिंग सेंटर्स हैं। देखिए अभी आप बताया ना आपको कि आयरन ओर, कोल, इसके अलावा जैसे पेट्रोलियम हो गया या ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब की लिस्ट प्लीज़ देखिएगा वर्ल्ड लेवल पे। यूपीपीएससी में ये बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं, हर साल लगभग रिपीट हो जाते हैं। तो ये वाले जो यहाँ पे आयरन ओर साइट्स हैं, माइनिंग सेंटर्स, ये हैं नॉर्दर्न फ्रांस में। विकल्प ए हमारा करेक्ट हो गया। और यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त कर रहे हैं। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देखिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताया करिए, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।